जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। ऋचा सृष्टि चैनल में आप सभी का स्वागत है। शांति कुंज वेब स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम सभी सर्वप्रथम सचल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के दर्शन करेंगे। एकादशी के उपलक्ष्य में वेब स्वाध्याय में गायत्री मंत्र का जाप भी 1 घंटे का किया गया और उसके पश्चात गुरुदेव की पुस्तक का हम लोग पठन पाठन करेंगे और यही क्रम रहता है हमारे वेब स्वाध्याय का। तो आप सभी से निवेदन है, इसमें अवश्य जुड़ा करिए। और शांति कुंज में ही रहने वाली एक बिटिया है प्राची, जो हमें आज दर्शन कराएगी गुरुधाम के। उसका हृदय से आभार। आदरणीय स्वाति दीदी, जिन्होंने इस वेब स्वाध्याय की नींव रखी, उनका एवं उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार। आइए हम सभी शांति कुंज के दर्शन करते हैं, उसके पश्चात स्वाध्याय होगा। आइए हम सभी लोग समाधि स्थल पर दर्शन करते हैं। प्रखर प्रज्ञा से जो चलता प्रणाम करेंगे हम सभी लोग। आइए हम सभी लोग आगे चलते हैं। दीदी, सभी के दर्शन हो गए? हाँ दीदी, दर्शन हो रहे हैं, अच्छे हो जी। आइए हम सभी लोग आज का सच्चिंतन जानेंगे। क्रोध प्राण हरण करने वाला शत्रु है। क्रोध मुखधारी वीर है। क्रोध महातीक्ष्ण तलवार है। क्रोध सब प्रकार से गिराने वाला है। क्रोध तब संयम और दान सभी का हरण कर लेता है। अत्यम क्रोध को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर क्रोध के बारे में बताया गया है कि हमें जो क्रोध प्राण का हरण करने वाला है और प्राण हरण करने वाला शत्रु है। क्रोध अभिन्न मुखधारी वीर है और क्रोध महातीक्ष्ण तलवार है। क्रोध सब प्रकार से गिराने वाला है और क्रोध तब संयम और दान सभी का हरण कर लेता है। अत्यम क्रोध को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि क्रोध हमें नहीं करना चाहिए और क्रोध से तब संयम और दान सभी का हरण होता है। और जी, थोड़ा इसको समझा दीजिए। हाँ दीदी, ठीक है, आपने सही बताया कि क्रोध जो है वो हमारे संयम को, तप को, सबको हरण कर लेता है और ये प्राण हरण करने वाला है। मनुष्य को इतना कष्ट देता है कि वो प्राण घातक जैसा हो जाता है। तो क्रोध को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, अभी और दर्शन करवाना है? चलो ठीक है दीदी, ओके। गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग महापुरुषों को पढ़ते हैं बुधवार को, तो आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानेंगे। इनकी जयंती 7 मई को थी। हाँ, 7 मई को थी। तो पहले भी हमने इनको पढ़ा है। इनका जन्म जो है वो 1861 से 1941 के बीच में हुआ था।
1861 में हुआ था, महाप्राणी 41 में कलकत्ता में हुआ था। और ये ठाकुर थे, पर इनके अंदर ब्राह्मणत्व तो बहुत था, और इसीलिए ये जो है वो इसमें साहित्य में इनका स्थान बहुत उच्च रहा। बंगाल के थे, ये बंगाल घराने के थे, और इनके पिता बहुत ऊंचे पद पर आसीन थे, सामाजिक नेता थे। लेकिन इनका बचपन जो है वो बहुत कठोर अनुशासन में बीता। डांट फटकार ये सब उनके जीवन में रही, पर उनके अंदर कवि का एक भाव था जो कि 13 वर्ष में ही प्रस्फुटित हो गया था। तो आइए हम लोग जानेंगे गुरुदेव की पुस्तक से साहित्यिक ऋषि रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले सुधा दीदी आप इसको ले लीजिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम लोग साहित्यिक ऋषि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक से। तो आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में जाड़े का मौसम कितना कठिन और कष्टप्रद होता है, इसे भुक्तभोगी जानते हैं। मोटे मोटे ऊनी कपड़े लाद लेने पर भी शीत से पीछा नहीं छूटता। ऐसे ही एक दिन में महाकवि रविंद्र लंदन की एक सड़क पर जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि मार्ग के पास ही एक व्यक्ति खड़ा है। उसके फटे जूतों में से उसके पैर दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि उसके पास मोजे नहीं थे। कपड़ों की कमी से सीना भी कुछ खुला था। इंग्लैंड में भीख मांगना कानूनन जुर्म माना जाता है, इसलिए उसने कुछ कहा तो नहीं, पर एक क्षण के लिए अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। रवि बाबू का हृदय उसकी दीनता पर द्रवित हो गया और उसके हाथ पर एक गिन्नी रखकर आगे चल दिए। 1 मिनट बाद ही वो दौड़ता हुआ इनके पास आया और कहने लगा, महोदय, आपने भूल से मुझे एक गिन्नी दे दी है। ये कहकर वो उसे वापस करने लगा। जब रवि बाबू ने आश्वासन दिया तब वो उसे लेकर गया। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हृदय उदारता के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति को उन्होंने इंग्लैंड में इस तरह से देखा, जहाँ की जुर्म था मांगना। तो उन्होंने देखा कि उसके जूते भी नहीं है, कपड़े भी ठीक से नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगा कि इसको कुछ जरूरत है, तो उन्होंने एक गिन्नी उसके हाथ में रख दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा वो दौड़ करके उनके पास आया और सोचा कि आपने भूल से मुझे दे दिया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, उनको आश्वासन दिया कि किस लिए दिया है। इस छोटी सी घटना से जहाँ महाकवि की दायद्र प्रकृति का पता लगता है, वहाँ ये भी विदित होता है कि इंग्लैंड जैसे रुपया परस्त समझे जाने वाले देश के निवासी हम संसार को नश्वर कहने वाले लोगों की अपेक्षा कितने अधिक ईमानदार और सत्य व्यवहार करने वाले हैं। एक गरीब भिखारी की तो बात क्या, यहाँ के अधिकांश सफेद पोश बाबू और धनी व्यक्ति भी भूल से कुछ अधिक पा जाए तो उसे चुपके से जेब के हवाले करते हैं। इतना ही क्यों, हमने प्रायः स्टेट साहूकारों को तरकारी मंडी में सौदा तुल जाने पर छोटी के बदले बड़ी चीज लेने का प्रयत्न करते देखा है। भाव ताव और लेन देन में झूठे व्यवहार को यहाँ अधिकांश व्यक्ति एक बुराई के बदले चतुरता समझते हैं। इतने पर भी हम अपने को संसार भर में सबसे अधिक धार्मिक और आदर्शवादी मानते हैं। इस दंभ का कुछ ठिकाना नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया कि अध्यात्म आखिर में है क्या, धार्मिकता और आदर्शवादिता। तो कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो काफी बड़ा देश, पावरफुल देश समझा जाता है, मोस्ट पावरफुल तो नहीं, लेकिन वहां पर कितनी ईमानदारी है, कितना सत्य व्यवहार है कि कोई गरीब व्यक्ति भी मांगने की मतलब नहीं मांगता है। और यहाँ पर क्या है कि कोई चीज लेते हैं तो उसमें मोल भाव करते हैं और उसमें बहुत अपनी एठी समझते हैं, चतुरता समझते हैं। रवि बाबू का ये अनुभव कुछ निराला नहीं था। एक अन्य अवसर पर उन्होंने जेब में छोटा सिक्का न होने पर स्टेशन के एक कुली को 1 आने के बदले 1 शिलिंग 12 आना यानी दे दिया। तो कुछ देर उसे लौटाने आया, कुछ देर बाद, क्योंकि वो अपनी नियत मजदूरी के सिवाय और कुछ लेना बुरा समझता था। ऐसे ही अनेक उदाहरण भारतीय सज्जनों की पढ़ने को मिलते हैं, जिनसे विदित होता है कि लेन देन और व्यवहार में सत्यता का पालन करना उनका स्वभाव बन गया है।
जबकि हमारे यहाँ बालकों को छोटेपन से ही ऐसी बातों में चालाकी और तिकड़म बरतने की प्रेरणा दी जाती है। निसंदेह यह एक सोचनीय मनोवृत्ति है और हमको इस संबंध में रवि बाबू के भ्रमण वृत्तांत में वर्णित इन घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर रवि बाबू का अनुभव बताया गया कि बहुत निराला था और जो भ्रमण करते थे और इस तरह से घटनाओं से जो शिक्षा प्राप्त करते थे वही बताया गया है कि छोटा सिक्का न होने पर उन्होंने 1 रुपया दे दिया तो वो वापस करने आया। मतलब मेन मतलब है कि आपके व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, जो व्यवहार में वही आपके कर्म में हो, यही आपके अध्यात्म का, धर्म का सही उपदेश है और आदर्श का। और यहाँ पर लोग तिकड़म बरताने में ही अपनी मतलब होशियारी समझते हैं। तो ये बहुत सोचनीय विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इसी भ्रमण वृत्तांत में एक और ध्यान देने योग्य बात रविन्द्रनाथ का स्वदेशी प्रेम और भारतीय होने का गर्व अनुभव करना है। वैसे उनके ठाकुर परिवार हर तरह से आधुनिक था। इनके सबसे बड़े भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर जो अहमदाबाद में जज थे, अंग्रेजियत के इतने प्रेमी थे कि उनके स्त्री बच्चे प्रायः इंग्लैंड में ही रहते थे। उन्होंने रविंद्र को भी इसीलिए अपने पास बुलाकर रखा था कि इंग्लैंड यात्रा के पहले अंग्रेजों का साफ रहन सहन सीख लें, पर बड़ी कोशिश करने पर इनमें कोई परिवर्तन न हो सका और ये उस 17 वर्ष की युवावस्था में इंग्लैंड में भारतीय पोशाक में ही रहा करते थे। इस कारण अनेक बार उनको असुविधा भी उठानी पड़ती थी और रास्ते में बीसियों लोग एक तमाशे की तरह उनको देखने के लिए दौड़ दौड़ कर आते थे। स्कूल के बालक तो उनकी खूब हंसी उड़ाते थे और कभी कोई उदंड लड़का चिल्ला कर कहता, अरे इस काले को देखो। पर रवि बाबू ऐसी बातों से कभी संकुचित व लज्जित नहीं हुए। उन्होंने किसी प्रकार के दबाव से विलायती कोट पैंट और टाई धारण स्वीकार कर दिया। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम का बताया गया है कि ठाकुर परिवार के थे, बहुत आधुनिक थे, उनके भाई भी बाहर थे तो उनको भी बुला लिया था, लेकिन उन्होंने अपना पहनावा नहीं चेंज किया। जबकि और लोग उनको, और बच्चे जो थे, जब उनका पहनावा देखते थे तो हंसी उड़ाते थे भारतीय पोशाक देख करके। भारतवासियों में विदेशी शासन के प्रभाव से एक बड़ा दोष उत्पन्न हो गया कि वे अपनी पोशाक की अपेक्षा विदेशी पोशाक पहनने में अधिक गौरव अनुभव करते हैं। अंग्रेजी पैंट उठने बैठने में कितनी असुविधाजनक होता है, ये किसी से छिपा नहीं। टाई का पहनना स्पष्ट हो, निरर्थक और मूर्खता इसी बात जान पड़ती है, फिर भी लोग बड़े शौक से इनका व्यवहार करते हैं। खासकर आजकल पैंट का व्यवहार तो नवयुगों में इतना अधिक बढ़ गया है कि उतना अंग्रेजी शासन काल में भी न था। तंग पैंट के पहनने से टांगे जैसी भद्दी बांस की तरह लंबी लगने लगती हैं, वो भी प्रत्यक्ष ही है। हम देखते हैं कि हमारे देश में जितनी विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें से कोई अपनी पोशाक को नहीं बदलता। अंग्रेज हकीम यहाँ पर 20-20 वर्ष रह जाते थे, पर सदैव अपनी भारी और चुस्त पोशाक ही पहनते थे, चाहे वो यहाँ की गर्मी के मौसम में कष्टदायक ही सिद्ध होती है। इसका कारण उनका जातीयता का भाव ही था। रवि बाबू ने भी इस तथ्य को समझा और इंग्लैंड में बड़े बड़े लोगों से मित्रता होने पर भी उन्होंने अपने भारतीय वेशभूषा में परिवर्तन नहीं किया। तो यहाँ पर गुरुदेव का इस माध्यम से ये कहना है कि हमें अपने भारतीय संस्कृति के वेशभूषा आदर्श को कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए। और आज लोग पश्चिमी सभ्यता का किस तरह से अनुगमन कर रहे हैं, और जबकि पश्चिमी देश के लोग यहाँ आते हैं, विदेशी आते हैं, तो अपनी जातीयता नहीं छोड़ते, अपने वेशभूषा को नहीं छोड़ते, चाहे जितने दिन यहाँ रहे। जन्म और बाल्यावस्था, हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है। उनका जन्म इसको आप दे दीजिए। बहुत अच्छे से हमने जाना कि रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने भारतीयता को त्याग उन्होंने नहीं किया था। फास्ट लेना जरा, समय कम है बस, है ना। जी दीदी, जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। सुधा दीदी ने भी बहुत अच्छे से पहले चैप्टर पढ़ा। आइए आगे पढ़ते हैं। जन्म और बाल्यावस्था। ऐसे स्वदेश और साहित्य के प्रेमी महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का 1861 से 1949
41 कलकत्ता के भारत के प्रसिद्ध ठाकुर वंश में हुआ था। ठाकुर का अर्थ हिंदी प्रांतों में क्षत्रियों से लिया जाता है, पर रविंद्रनाथ ब्राह्मण थे। यद्यपि कुछ प्राचीनतावादी बादशाही जमाने की किसी घटना के आधार पर उनको ब्राह्मणत्व से हीन कहते थे, पर धन, मान, विद्या, पदवी सब बातों की दृष्टि से यह वंश बंगाल के सर्वोच्च घरानों में एक समझा जाता था। रविंद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर देश के एक माननीय धार्मिक और सामाजिक नेता थे और उनके सभी भाई बहुत ऊंचे पदों पर आसीन थे। रवि बाबू के पिता प्रायः बाहर रहते थे और माता भी रहा करती थी, इसलिए इनकी देखभाल प्रायः नौकरों के ही जिम्मे रहती थी। घर का यह नौकर प्रायः इनको बैठाकर इनके चारों तरफ एक लकीर खींच देता और इनसे कहता कि यदि तुम इस लकीर के बाहर पैर रखोगे तो बड़ी हानि उठाओगे। इस प्रकार इनको डराकर वह बाजार चला जाता और बड़ी देर में लौट कर आता। रविंद्र को उस घेरे में बैठे बैठे बड़ा कष्ट प्रतीत होता, पर अबोध होने के कारण वे उससे बाहर नहीं निकलते। फिर कुछ बड़े होने पर जब उनको स्कूल भेजा गया तो वहां भी शिक्षकों ने कठोर शासन, डांट फटकार और धमकाते रहना ही दिखाई पड़ा था। घर में भी वे अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए सबसे दबना पड़ता। इस परिस्थिति में उनका स्वभाव अंतर्मुख होने लगा और वे कल्पना लोक में विचरण करके मन को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। संभवतः इसी परिस्थिति ने भी उनके भीतर निहित कवि को अपेक्षाकृत शीघ्र जागृत किया और 13 वर्ष की आयु में ही उनकी कविताएं मासिक पत्रों में प्रकाशित होने लगी। बहुत ही सुंदर यहाँ इनके जन्म वाला स्थान बताया कि जो उनका कवि भीतर का जो कवि था वो 13 वर्ष की आयु में ही जागृत हुआ था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने कठोर अनुशासन देखा था। 14 भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण विद्यालय में भी कठोर अनुशासन रहा। तो इस तरह से जो कठोर अनुशासन था वो उन्हें अंतर्मुखी होने के लिए बाध्य कर दिया। उस कठोर अनुशासन ने वो अंतर्मुखी जब हुए तो उनके अंदर का कवि जाग उठा और 13 वर्ष की आयु में ही उनकी पत्रिकाएं मासिक पत्रों में छपने लगी। ठाकुर परिवार के प्रयत्न से कलकत्ते में एक हिंदू मेला प्रचलित किया गया था। इसमें देश की बनी अनेक वस्तुओं और सूती रेशमी वस्त्र आदि का प्रदर्शन होता था। अनेक कारीगर अपने गुण का परिचय देने को इसमें भाग लेते थे। संगीत, कविता और साहित्यिक चर्चा भी होती थी। उसी छोटी आयु में एक बार उस अवसर पर अपने स्वदेशी प्रेम के संबंध की बड़ी सुंदर कविता पढ़ी। इसे जनता ने बहुत पसंद किया और उसे अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित भी किया। रवि बाबू के घर प्रायः श्रेष्ठ लेखकों, कवियों का आना जाना लगा रहता था और साहित्य गोष्ठियां होती रहती थी। इससे कविता की तरफ इनकी जन्मजात रुचि और प्रतिभा निरंतर विकसित होती रही। सन 1873 में उपनयन संस्कार होने के पश्चात वे अपने पिता के साथ भ्रमण करने को हिमालय पर्वत पर गए। उस प्राकृतिक वातावरण में इनको जो प्रेरणा मिली उससे पर्वत, जल स्रोतों के समान इनकी काव्य रचना का प्रभावी वेग से प्रभावित होने लगा। वे घंटों पर्वत के सुरम्य स्थानों, वृक्षावली, फलों के भरे मैदानों और नदी नालों के किनारे आनंद के साथ घूमते रहते और किसी पेड़ के नीचे कविता लिखने बैठ जाते। यहाँ बताया गया कि उनका कविता लिखने का जो अंदर का कवि जागा था वो वातावरण उनको भी मिला कि पिता के साथ हिमालय यात्रा पर गए और जब वहाँ का जो वातावरण था, सुरम्य वातावरण, उस वातावरण में एकांत में बैठ करके उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। तो कविता लिखने वहां बैठ जाते थे। पहाड़ पर से घर वापस आने पर ही उन्होंने अपना वही साहित्यिक क्रम बनाए रखा। भाई तथा घर वालों के आग्रह पर भी स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगाया। अवकाश के समय जब घर की स्त्रियां उनकी माता के कमरे में जमा होती थी तो वे ऊंचे स्थान पर बैठकर भ्रमण की घटनाओं को सुनाया करते। उनकी शैली एक कहानी के ढंग पर होती थी जिससे सब उसे बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। यहीं से उनमें कहानी लिखने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी का वंग दर्शन मासिक पत्र उनको बहुत पसंद था। विशेष रूप से उसके साहित्यिक निबंध और आलोचनाएं उनको बहुत पसंद आती थी।
इनका प्रभाव उनके ऊपर स्थायी रहा और बहुत दिनों बाद बंकिम बाबू का देहांत हो जाने पर उन्होंने एक लेख में इनकी चर्चा करते हुए लिखा था, जिस दिन से बंकिम बाबू ने समालोचना करना छोड़ दिया उस दिन से बंगाल भाषा में कोई अच्छा समालोचक पैदा नहीं हुआ। बंकिम बाबू का स्थान आज तक इस दृष्टि से खाली ही पड़ा है। अभी तक इसका कोई अधिकारी पैदा नहीं हुआ। उनकी समालोचनाएं बंगाल साहित्य में अराजकता नहीं फैलने देती थी। बंकिम साहित्य जगत के राजा थे। आज हमारे साहित्य सिंहासन के राजा के उठ जाने से हमारे साहित्य में गड़बड़ी फैली हुई है। इस प्रकार रवि बाबू की साहित्यिक प्रवृत्तियां आरंभिक जीवन में ही बढ़ती चली गई। उनके भाई श्री ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर भारती नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने लगे। उसमें भी उन्होंने बहुत से विविध विषयक लेख प्रकाशित किए। इसी में उन्होंने भानु सिंहेर पदावली नाम की कविता पुस्तक क्रमशः प्रकाशित कराई और बाद में पुस्तक रूप में छपने पर हाथों हाथ बिक गई। अब जब यहाँ पर बताए कि वो जब हिमालय से पिताजी के साथ से बाहर घर पर आए तो वहाँ क्या उन्होंने पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन उनका मन कविताओं और साहित्य के मतलब कहानियों के प्रति बहुत ज्यादा झुका हुआ था। घर में जब उनकी परिवार की स्त्रियां एकत्रित होती थी तो वो पूरा वृत्तांत कहानी के रूप में सुनाते थे। वहां से उनको कहानी लिखने का जो अंदर उनकी प्रतिभा जागृत हुई और वो बंकिम चटर्जी के जो बंक दर्शन मासिक पत्रिका थी वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय थी, क्योंकि उसमें साहित्य निबंध आते थे और जो आलोचनाएं आती थी वो उन्हें बहुत पसंद आती थी, जिसके कारण उनके अंदर भी वो लेखक और कवि जागृत हुआ। जिस दिन से बंकिम बाबू कह रहे कि उनका देहांत हुआ उसके बाद उन्होंने लिखा अभी कि ऐसा समालोचक बंगाल में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जिस तरह के बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इस प्रकार उनकी जो साहित्यिक गतिविधियां थी वो बढ़ती चली गई और उन्होंने उनके भाई ने जो भारती नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की उसमें भी उन्होंने विविध विषयों को लेकर के लेख प्रकाशित कराया। इस तरह से जो उनकी भानु सिंह पदावली नाम की कविता पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। रवि बाबू का साहित्यिक जीवन अनेक वर्तमान लेखकों को प्रेरणात्मक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक साहित्य साधना करके इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। उनके घर वाले उनको एक बड़ा बैरिस्टर अथवा सरकारी अफसर बनाना चाहते थे, पर उन्होंने उन उच्च पदों पर आकर्षित ना होकर अपनी समस्त शक्ति साहित्य सेवा के लिए अर्पित कर दी। यह सच है कि उनको कुछ विशेष साधन प्राप्त थे, पर तब भी उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त करने में पर्याप्त परिश्रम किया। आजकल अनेक व्यक्ति सामान्य प्रतिभा और साधनों के बल पर ही सुलेखक होने का स्वप्न देखा करते हैं और आश्चर्य है कि वे इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित परिश्रम भी नहीं करना चाहते। उनकी परिश्रम भी नहीं करना चाहते। उनकी इच्छा यही रहती है कि वे आरंभ में ही जो कुछ भला बुरा लिखे वही छप जाए और उनकी प्रशंसा होने लगे, पर किसी भी कार्य में इस प्रकार होती इच्छाओं से सफलता नहीं मिल सकती। अगर वे रवि बाबू की तरह अपनी शक्तियों को लक्ष्य की पूर्ति में लगा दें तो उसके लिए आवश्यक परिश्रम और त्याग करें तो अवश्य सफल मनोरथ हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ बताया कि उनका जो साहित्यिक जीवन है वो आज के लेखकों को प्रेरणा देता है, क्योंकि आज के लेखक क्या चाहते हैं, कैसा भी लिखे कुछ भी लिखे बस उनकी प्रशंसा होने लग जाए। लेकिन रविंद्रनाथ जी का लेख में ये बात नहीं थी। वो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर उस समय की जो विषय थे उन पर लिखा है और उनसे प्रेरणा आज के लेखकों को लेना चाहिए कि हर कहीं भी कुछ लिख देने से प्रशंसा नहीं मिलेगी। केवल एक लक्ष्य पर निर्धारित रह करके अपनी पूरा परिश्रम पूरी शक्ति लगा देंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। आगे है विलायत यात्रा और शिक्षा। पढ़ना आगे नीलम दीदी को लेते हैं जी। नीलम दीदी को लीजिए। विलायत यात्रा को जाओ थोड़ा निकाल लियो। ठीक है, तब तक मैं लेती हूँ उसको, आप निकालिए। विलायत यात्रा और शिक्षा।
जब घर वालों ने देखा कि रवि बाबू यहाँ पढ़ने में मन नहीं लगाते, तो उनको विलायत भेजने का प्रस्ताव किया गया, जिससे वे बैरिस्टरी या कोई अन्य उच्च परीक्षा पास कर ले। इंग्लैंड के विद्यालय में उन्होंने अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया, जिससे वहां की प्रधानाचार्य संतुष्ट रहने लगे। पर उनका अधिक समय मिल्टन, बायरन, टेनिसन, शैली आदि विख्यात अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के अध्ययन में ही जाता था। उन्होंने उसी समय इस संबंध में कई लेख भी भारतीय में प्रकाशित कराए। यूरोप में जाकर रविन्द्रनाथ ने अपना समय केवल कॉलेज के यूरोप में जाकर रविन्द्रनाथ ने अपना समय केवल कॉलेज के भीतर ही नहीं लगाया, वरन वहां के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन पर भी निगाह डालते हैं और अपने देश के साथ उसकी तुलना करते हैं। यह सन 1879-80 की बात है, जब भारतवर्ष का विदेशी संस्कृति से संपर्क होना आरंभ हुआ था। इस विषय में उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन करते हुए लिखा, यूरोप की भूमि में यह मेरा पहला ही चरण है। आप तो जानते ही हैं कि मैं कैसा कल्पनाशील हूँ। मैंने सोचा था कि वहां पहुंचते ही एक अपूर्व दृश्य मेरी आंखों को आकर्षित करेगा, परंतु जैसा मैं लड़कपन में से देखता चला आ रहा हूँ, कल्पना और वास्तविकता में प्रायः मेल नहीं होता। इस नवीन देश में आने से पहले मैंने उसे जिस रूप में सोच कर रखा था वह बात में ना आया। इंग्लैंड आने पर सबसे अधिक मैंने क्या देखा, लोग व्यस्तता भाव। तो लोग रास्ते में चलते हैं, उनका मुंह देखने में बड़ा मजा आता है, बगल में छड़ी लेकर हुश करते चले जाते हैं। आसपास के आदमियों के ऊपर उनकी दृष्टि जरा भी नहीं पड़ती, उनके मुख पर एक घबराहट सी झलकती है। वे हृदय से यही प्रयत्न करते हैं कि कहीं उनका समय व्यर्थ न बीत जाए। इस देश के लोगों का स्वभाव दुलारा लड़का बनने का नहीं है और आराम से गद्दी पर पड़े रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। विलायत की यात्रा और उनकी शिक्षा के बारे में हमने जाना कि वो विलायत में उनको भेज दिया गया क्योंकि उनका बैरिस्टरी की परीक्षा पास कराने की बात उनके परिवार वाले चाहते थे। तो जब उनको इंग्लैंड भेजा गया तो वहां भी वो जो है अपने कवियों के से ज्यादा प्रभावित रहे और उनका अध्ययन करते रहे। यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ कॉलेज में ही रहे हों, उन्होंने वहां के लोगों को भी देखा और अपने देश से उसकी तुलना की। तो उन्होंने इस बात को देखा कि यहाँ व्यक्ति समय का बहुत पाबंद है और समय का बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो ये बात उन्होंने यहाँ देखी और समझी कि हर व्यक्ति जो है वो अपना कार्य करता है, अगल बगल कौन जा तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। सुरेखा दीदी आप तैयार हैं तो आप इसको ले लीजिए, आगे ले लीजिए आप। जब भी पेरिस गए जी सुरेखा दीदी। हाँ दीदी, ये इसको लटकी तो लेना है अब यहाँ से। जब भी पेरिस गए हाँ वहां से ले लीजिए। चलिए तो आगे फिर पीछे आगे कर लीजिए। दीदी आप कहाँ पर रहोगे? जब भी पेरिस चलिए दीदी हम ले रहे हैं, आप तैयार नहीं है, तैयार रहना चाहिए ना जैसे अपन पढ़ने के लिए है। जब भी पेरिस गए तो वहां का आडंबर पूर्ण जीवन उनको बड़ा अटपटा जान पड़ा। उन्होंने लिखा कि यह एक सुहावना नगर है, मालूम पड़ता है मानो यहाँ कोई मनुष्य निर्धन है ही नहीं। मैंने सोचा कि 3 हाथ के मनुष्य के लिए इतने बड़े और सुसज्जित मकानों की क्या आवश्यकता। मैं एक होटल में जाकर ठहरा, उसके सभी कमरे इतने बड़े थे कि ढीला कपड़ा पहनने में जैसी असुविधा होती है वैसी असुविधा मुझे इस होटल में जान पड़ने लगी। उस मकान में विस्तार का कोई ठिकाना न था। फाटक, दालान, बगीचा, अटारी, पत्थर के मार्ग, गाड़ी घोड़ा और आदमियों का कोलाहल देखकर मैं दंग रह गया। महाकवि अरविंद भारत के शांत वातावरण के अभ्यस्त थे। एक कवि के रूप में उनको प्रकृति की गोद में एकांत चिंतन और मनन प्रिय था। इसीलिए ऐसी व्यस्तता और हलचल पूर्ण स्थान अगर उनको अपने रुचि के प्रतिकूल प्रतीत हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर भी हम जीवन के किसी एक पक्ष का ही अधिकाधिक विकसित होते रहना प्रशंसनीय नहीं समझते। यूरोप वालों की उद्योगशीलता निस्संदेह अनुकरणीय है। इसी से वे संसार में अपनी प्रधानता स्थापित करने में सफल हुए हैं। भारतवासियों में इस गुण की कमी है। प्रकृति के उदार और चित्तवृत्ति में संतोषी होने से वे प्रायः आलस्य और शिथिलता का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। इस दृष्टि से यूरोप वालों से वे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ रविन्द्रनाथ जी चूंकि वहाँ जो शांत वातावरण में रहने वाले थे भारत में, तो उन्हें वहाँ का वातावरण हलचल पूर्ण वातावरण उतना रुचिकर नहीं पता लगता था। लेकिन एक बात और थी, यूरोप के जो लोग थे वो बहुत उद्यमी थे। तो ये अनुकरणीय करने वाली बात उनको लगी कि भारतवर्ष में लोग शिथिलता का जीवन व्यतीत करते हैं, आलस्य का जीवन व्यतीत करते हैं,
निश्चित ही यूरोप वालों से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वो अपने समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करते हैं। पर उस उद्योग के परिणाम को अधिकतर शान शौकत और बाह आडंबर में व्यय कर देने के हम पक्षपाती नहीं। मनुष्य यदि अधिक उपार्जन कर सकता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह अधिक वो भी करे। अगर भगवान ने हमको अधिक योग्यता और कार्य शक्ति दी है तो उसका लाभ कम विकसित करके विकसित शक्ति वाले अन्य मानवों की प्रगति में ही किया जाना चाहिए। यद्यपि रवि बाबू को शाही होटल में 2-4 दिन ठहरने से वहाँ कोई निर्धन न दिखाई दिया, पर हम जानते हैं कि पेरिस और लंदन जैसे महानगरों के भीतर और आसपास लाखों व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनका जीवन अभावग्रस्त होता है, जिनके बच्चे को भरपेट भोजन और पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलते। अगर व्यक्ति और समाज की समृद्धि बढ़ती है तो उसका उपयोग सबसे पहले समाज के इस दुर्भाग्यग्रस्त समुदाय की दशा सुधारने में ही किया जाना चाहिए। हमारे देश में तो स्थिति और भी भयंकर पाई जाती है। यहाँ किसी भी जगह भूखे और नंगों को की टोलियां देखी जा सकती हैं। गरीब बालकों को ठंड से ठिठुरने पर भी सामान्य वस्त्र नहीं मिलते। आहार में पौष्टिक तत्वों का अभाव रहता है। घर के नाम पर उनको टूटे फूटे और अस्वास्थ्यकर झोपड़ों में रहना पड़ता है। कहीं कहीं पर नए नए मकान और कोठियां खड़ी हो जाती हैं। वे ब्याह शादियों में लाखों रुपए फूंक देते हैं। यह स्थिति अवश्य ही बदली जानी चाहिए, तभी हम सच्ची प्रगति के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर यहाँ रविन्द्रनाथ जी की बात यहाँ पर स्पष्ट हुई कि यूरोप में जो कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने ऊपर ही खर्च कर ले, अपने सुख के लिए खर्च करे। उसमें जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जो निर्धन है, वहाँ जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, उस व्यक्तियों को, उस समुदाय को की दशा सुधारना चाहिए। यहाँ हमारे देश की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में तो बहुत जगह ऐसा है कि बालक ठंड से ठिठुरते हैं और गरीबी बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जो नई नई मकान बनाते हैं, कोठियां खड़ी करते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। पर यदि वो इनके लिए लगाए तो ही सच्ची प्रगति कही जा सकेगी। सुलेखा दीदी, आप आगे का ले लीजिए, बैलगाड़ी द्वारा देश भ्रमण। हाँ, जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी। बैलगाड़ी द्वारा देश भ्रमण आप तीनों बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, आगे मैं लेती हूँ। पर कभी बाबू गरीबों को उपयुक्त स्थिति से अनजान नहीं थे और अपनी विशाल हृदयता के कारण उनकी हर तरह से सहायता करने को प्रस्तुत रहते थे। जब कभी ऐसा अवसर आ जाता था, वे किसी तरह से हानि लाभ की चिंता छोड़कर कर्म क्षेत्र में खड़े हो जाते थे। जब वे विलायत से भारत वर्ष लौट आए तो देश के गरीबों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कलकत्ते से पेशावर तक, तो यहाँ बताया ना, मतलब उनको गरीबों के प्रति इतनी उनके हृदय में सहृदयता थी कि वो कहीं पर भी मतलब देखते थे उनके लिए वो खड़े हो। दीदी आप पढ़ लीजिए, दीदी आप सिर्फ पढ़ लीजिए, समय कम है, हमें उसको समराइज नहीं करना है, आप पढ़ लीजिए। बैलगाड़ी में यात्रा करने का निश्चय किया। इस यात्रा का वर्णन करते हुए उनके एक जीवन चरित्र में कहा गया है, मार्ग में उनको अनगिनत गांव और दीन कृषकों की झोपड़ियां देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि तरह तरह के कष्टों में फटे पुराने चितड़े लपेटे हुए उनका जीवन व्यतीत होता है। गरीबों की दुर्दशा देखकर उनका चित्त दुखी हो गया। वे सोचने लगे कि पंखों के नीचे सोने वाले अमीरों को क्या पता है कि गरीब भी कैसी होती है। इन दृश्यों को देखकर जो विचार मंथन होगा उससे इन लोगों की दशा सुधारने के कितने ही उपाय उनको सूझे। जैसे कि ग्रामों में पंचायत बननी चाहिए जो अपने गांव में सुख दुख को समझकर उचित प्रबंधन कर सके। वायु रहित तंग कोठियों में पशुओं के साथ बेढंगा जीवन व्यतीत करने वाले किसानों की अवस्था को महलों में निवास करने वाले धनी किस प्रकार समझ सकते हैं। वे तो गरीबों का खून चूसना और खस की टट्टियों में आराम से रहना जानते हैं। उन्होंने देखा कि ग्रामों में सुरक्षा का बड़ा अभाव है। पेट पालने के लिए छोटी अवस्था में ही बालकों को मजदूरी करनी पड़ती है। धनाभाव वे प्राय अशिक्षित रह जाते हैं। इस प्रकार समस्त देश के किसानों की दशा को स्वयं देखकर उन्होंने अपनी रचनाओं में उसका यथार्थ चित्रण किया, जिससे शिक्षित देशवासियों की आंखें
खुल गई। उन्होंने इस आवश्यकताओं की तरफ सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया, जिससे फलस्वरूप अनेक गांवों में विद्यालय स्थापित किए गए और किसानों के लिए नहर तथा कुओं द्वारा सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की गई। इस प्रकार रविन्द्रनाथ ने एक ऐसा कार्य संपन्न किया जिसे प्राचीन समय में सभी संत महात्मा करते आए हैं। भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा की सार्वजनिक प्रणाली पाई जाती है और संत महात्माओं के लिए तो यह एक आवश्यक नियम माना गया है कि वे एक प्रकार चारों धाम की यात्रा कर पाए। इसका आशय यही है कि वे एक बार समस्त देश का भ्रमण करके समाज की दशा की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ले और फिर अपनी शक्ति साधनों अनुसार उसकी प्रगति के मार्ग सोचे और तदनुसार कार्य करें। शंकराचार्य, चैतन्य, नानक, नामदेव, ज्ञानेश्वर, गोस्वामी तुलसीदास, समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम आदि धर्म तथा समाज के सभी प्रमुख सूत्रधारों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। उस युग में यात्रा के साधन बहुत अल्प और श्रम साध्य थे, इसीलिए इन सब ने साधु रूप से पैदल ही यात्रा की थी। रविन्द्रनाथ ने भी देश समाज की दशा का अध्ययन करने के लिए वही मार्ग अपनाया। उस समय बैलगाड़ी चल निकली थी, पर रेल यात्रा से पिछड़े हुए गांवों को भूखे नंगे कृषकों की अवस्था का पता लग सकता है। वर्तमान परिस्थिति और अपनी सामाजिक स्थिति के कारण रविन्द्रनाथ पैदल यात्रा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने इसी से मिलता जुलता साधन बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने का अपनाया, जिससे उन्होंने जो अनुपात प्राप्त किया वह निसंदेह अमूल्य था और वह यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार के वे समाज की अच्छी सेवा कर सके। आज भी मोटरों में यात्रा करने वाले नेता अगर एकाध वर्ष एक इस प्रकार पैदल या बैलगाड़ी द्वारा देश भ्रमण करके अपने ज्ञान को परिपक्व कर लिया करें तो वे वर्तमान समय की अपेक्षा बहुत अधिक ठोस सेवा कर सकने में समर्थ हो सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब आगे है बंग दर्शन का प्रकाशन। दीदी आगे शिल्पा दीदी लेंगी। तो यहाँ हमने जाना, शिल्पा दीदी आप भी फास्ट लीजिएगा। यहाँ हम लोगों ने जाना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बात करी कि सब देश की स्थिति को भी जानना है, तो पैदल चलकर या बैलगाड़ी के माध्यम से, रेलगाड़ी चलती थी फिर भी वो बैलगाड़ी के माध्यम से गाँव गए और उन्होंने पूरी वर्तमान देश की स्थिति को वहाँ पता लगाया। आगे लेते हैं बंग दर्शन का प्रकाशन। जी दीदी आपने। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बंग दर्शन का प्रकाशन श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित जिस बंग दर्शन मासिक पत्र का ऊपर जिक्र किया जा चुका है वह उनके देहांत के पश्चात बंद हो गया था। रविन्द्रनाथ ने उसके महत्व और आवश्यकता को समझकर सन 1601 में उसे पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। यह सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक प्रधान साधन तो था ही, पर रवि बाबू उसके माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाया करती थी। सन 1866 में दक्षिण अफ्रीका निवासी गोरों ने वहां की बोअर जाति का विध्वंस करना आरंभ किया। वे एशियाई जातियों के साथ भी बहुत हीनता का व्यवहार करते थे। रवि बाबू ने उसे उस अवसर पर गोरों के इस स्वार्थ मूलक कार्य को घृणित दीदी पेज पलट बतलाकर उसी विरोध में कई लेखक बंग दर्शन में लिखे थे। इसी मासिक पत्र में महाकवि की कितनी ही रचनाएं क्रमशः प्रकाशित हुई थी। इन्हीं रचनाओं में से एक चोखेर वाली है, जिसका अनुवाद हिंदी में आपकी किरकिरी के नाम से हो चुका है। इस उपन्यास ने बंगला साहित्य में एक नया आदर्श उपस्थित किया। इससे पहले अधिकांश उपन्यास घटना प्रधान होते थे, पर उसमें बहुत कम घटनाएं देकर मनोविश्लेषण और अंतर्द्वंद को प्रधानता दी गई थी। साहित्य भी सामाजिक जागृति और सुधार का बहुत बड़ा माध्यम है। जो लोग इसे केवल मनोरंजन या दिमागी अय्याशी का साधन मानते हैं, वे इसके वास्तविक महत्व से अनजान हैं। वे रसज्ञ व्यक्तियों और राजा रईसों के प्रशंसक माने जा सकते हैं, पर सच्चे साहित्यकारों में उनकी गणना नहीं हो सकती। साहित्य का पहला लक्षण लोक कल्याण है। जिस रचना के समाज या व्यक्तियों को किसी प्रकार की उच्च प्रेरणा प्राप्त नहीं होती और वे अपने अन्य अभावग्रस्त बंधुओं
और समाज की सेवा के लिए उद्यत नहीं हो जाते, उसे सत साहित्य नहीं कहा जा सकता। रवि बाबू की समस्त साहित्यिक कृतियां चाहे वे कविता हो या उपन्यास, कहानी, निबंध आदि इसी उद्देश्य से लिखी गई हैं कि उनसे मनुष्यों का मानसिक स्तर उच्च हो और वे निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। उनकी जन गण मन अधिनायक वाली कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर ली गई है। अंतर्मम विकसित करे शीर्षक कविता महात्मा गांधी के आश्रम में प्रार्थना के समय नित्य प्रति गाई जाती थी। उसमें अध्यात्म भावना को थोड़े से शब्दों में इतने प्रभावोत्पादक रूप में व्यक्त किया गया है कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार उनकी उपन्यास सामाजिक कुरीतियों तथा मानवीय त्रुटियों को दूर करके उच्च जीवन मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले हैं। भारतीय साहित्यकों के लिए महाकवि रविंद्रनाथ निश्चय ही आदर्श स्वरूप हैं। दीदी पेज पलट रही हूँ। अगला टॉपिक है स्वदेशी समाज की स्थापना। ले लीजिए। धन्यवाद दीदी। सन 1605 का वर्ष बंगाल के लिए ही नहीं समस्त भारत के लिए एक नवीन युग के प्रवेश द्वार के समान था। उस समय देश पर लॉर्ड कर्जन का कूटनीतिक शासन चल रहा था। वे जब से भारत के वाइसराय बनकर आए थे, बराबर जन जागृति को दबाने के तरकीबें कर रहे थे। भारतवासियों की स्वाधीनता की भावनाओं से उनको चिढ़ थी, इसीलिए उन्होंने अंतिम प्रहार यह किया कि 16 अक्टूबर 1605 को बंगाल को दो भागों में बांटने की 1905 को बंगाल को दो भागों में बांटने की आज्ञा दे दी। बंगाल के नेता इसका विरोध आरंभ से ही कर रहे थे और श्री रविंद्र ने 1904 में इसका प्रतिरोध करने के लिए एक स्वदेशी समाज की स्थापना कर दी थी। इसके सदस्य प्रतिज्ञा करते थे कि वे स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। इतना ही नहीं, शिक्षा, दीक्षा, साहित्य, समाज आदि सभी विषयों में निजत्व की भावना को ही प्रधानता देंगे। यह संस्था बहुत शीघ्र सुदृढ़ होकर समस्त प्रांत में फैल गई और हजारों व्यक्ति उसमें सम्मिलित होने लगे। पर जब बंग भंग के विरुद्ध किया गया, सब आंदोलन, विरोध और प्रार्थनाएं आदि असफल सिद्ध हो गई, तो लोगों ने 16 अक्टूबर को सॉरी दीदी 16 है या ये 16 ही है? हाँ, ये 16 है, स्पष्ट है ना, ये 16 है, वो ठीक है ना। 16 अक्टूबर को सरकारी आदेश के प्रचारित होने से भारत की राजधानी कलकत्ता में एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके प्रधान संचालक महाकवि श्री रविंद्र ही थे। वह जुलूस महाकवि का विधिर बंधन काटिवे तुम्ही ऐमनी शक्तिमान, क्या तुम ऐसी शक्तिशाली हो कि विधाता द्वारा निर्मित संबंध का भी विच्छेद कर दोगे? गीत गाता हुआ समस्त नगर में घूमा और लाखों व्यक्तियों ने गंगा स्नान करके परस्पर राखी बांधकर यह प्रतिज्ञा की कि ऐसे अन्यायपूर्ण आदेश को कदापि स्वीकार न किया जाएगा। स्वदेशी की भावना ने थोड़े ही समय में इतनी जड़ जमा ली कि देश का वस्त्र व्यवसाय और अनेकों उद्योग धंधे पनपने लग गए और विलायती माल का आयात दिन पर दिन कम होने लगा। स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी कॉलेज, स्वदेशी बैंक, स्वदेशी नेशनल फंड, दीदी पेज पलट रही हूँ, आदि की धूम मच गई और लोगों में स्वाधीनता की एक नई ही भावना फूट पड़ी। अंग्रेज अधिकारियों ने तो यह कार्य भारतवासियों में फूट उत्पन्न करके उन्हें निर्बल बनाने के उद्देश्य से किया था, पर परिणाम उल्टा निकला। उसी दिन से जनता में जो नई चेतना उत्पन्न हुई और राजनीतिक आंदोलन छेड़ा गया, वह अंत में भारत को विदेशियों के पंजे से मुक्त करा के ही समाप्त हुआ। वास्तव में स्वदेशी मंत्र केवल किसी सामयिक आंदोलन से संबंध नहीं, वरन ये मानव जीवन को सुखी बनाने का राजमार्ग है। इसका असली तात्पर्य है स्वावलंबी होना। जो लोग इसे संकीर्णता और चिन्ह समझते हैं या इसका आधार किसी से द्वेष करना मानते हैं, वे भूलते हैं स्वदेशी का अर्थ है जीवन को सरल तथा आडंबर शून्य बनाना। हम अपने जीवन निर्वाह की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी कम पराश्रित होंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखी हो सकता है। जो लोग प्रातःकाल उठते ही अपने नाश्ते के लिए दिल्ली की बनी डबल रोटी और डेनमार्क से आया मक्खन चाहते हैं और उसी के अभ्यस्त हो गए हैं, उनको समय समय पर असुविधा उठानी पड़ी तो क्या आश्चर्य
जो ग्रामीण अपने घर में तैयार होने वाली मोटी रोटी और छाछ को खाकर खेतों में परिश्रम करने को चल देता है, उसके लिए वैसा अवसर कदाचित ही कभी आए। महात्मा गांधी ने इसी सिद्धांत को समझकर लोगों से खद्दर व्यवहार की प्रतिज्ञा करने को कहा था। उनका आशय यही था कि जीवन की दो सबसे बड़ी और दैनिक आवश्यकताएं भोजन और वस्त्र के संबंध में मनुष्य पूर्ण स्वावलंबी हो सके, तो उसके कष्टों तथा परेशानियों का बहुत कुछ अंत हो सकता है। हम जानते हैं कि महात्मा जी का उपदेश इस विषय में एक सर्वोच्च आदर्श की भांति था और प्रत्येक व्यक्ति उसे पूरी तरह पालन नहीं किया कर सकता, तो भी एक मार्गदर्शन के रूप में उसे स्वीकार करना कल्याणकारी ही माना जाएगा। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी की महिमा को बहुत पहले ही समझ लिया था और 20वीं शताब्दी आरंभ होने से दीदी पेज पलट रही हूँ, वर्ष पूर्व पूना में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया था। इससे हम समझ सकते हैं कि भारत के मूर्धन्य विद्वानों तथा जन नेताओं ने भारतीय जनता की आर्थिक अवस्था के सुधार के लिए आरंभ से ही स्वदेशी व्यवहार की प्रेरणा दी थी। महाकवि रविंद्रनाथ ने भी इस तथ्य को अपनी दिव्य दृष्टि से शीघ्र ही जान लिया था और भारतीय समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए ही स्वदेशी समाज जैसी संस्था की कल्पना की थी। पर जब उसमें एक तीव्र आंदोलन का समावेश हो गया और उसने क्षणिक उग्रता तथा हिंसा का रूप ग्रहण कर लिया, तो वे उस आंदोलन से पृथक हो गए और उसका संचालन अन्य नेताओं के लिए छोड़ दिया। उनकी कवि प्रकृति इसके अनुकूल न थी। दीदी अगला टॉपिक भी लेना है, शांति निकेतन की स्थापना। हम नहीं लेना है दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया और हम क्या लिख रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से जाना। आगे हम समरी डालते हैं, की समरी दीदी ने डाल दी है, तो इसको हम लोग सुनते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखिए, जरा कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की। एक बड़े से एकदम खाली कमरे के बीचों बीच वो बच्चा बिल्कुल सहमा हुआ बैठा है और एक नौकर ने क्या किया है, उसके चारों ओर जमीन पर चौक से एक सफेद लकीर खींच दी है, एक तरह की लक्ष्मण रेखा। बिल्कुल हाँ। और उसे डरा दिया है कि अगर उसने गलती से भी इस लकीर को पार किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाप रे। तो अब वो बच्चा उस घेरे में कैद है, ऊब रहा है, डरा हुआ भी है। मतलब देखने में ये केवल एक बहुत ही साधारण या कह सकते हैं थोड़ी क्रूर सी बचपन की घटना लगती है। हाँ, आज के पेरेंट्स तो सुन लें तो शायद हंगामा कर दें। एग्जैक्टली। लेकिन विडंबना देखिए कि बोरियत और एकांत की इसी कैद ने उस बच्चे के दिमाग को वो असीमित उड़ाने दी जिसने आगे चलकर भारत के सबसे महान साहित्यिक मस्तिष्क को जन्म दिया। और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि महानता अक्सर मतलब हमेशा सुख सुविधाओं की गोद में नहीं पनपती। कभी कभी बेहद अजीब और अप्रत्याशित परिस्थितियों में इसका आकार तय होता है। सही बात है। और यही हमारी इस विशेष 3 भाग वाली सीरीज का मुख्य उद्देश्य भी है। अपनी इस गहन चर्चा के जरिए हम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन को गहराई से समझेंगे, लेकिन एक बहुत ही विशिष्ट नजरिए से। जी, और वो नजरिया क्या है ये बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम उनके जीवन को पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी गई जीवनी के चश्मे से देख रहे हैं। आचार्य जी ने अपनी इस किताब में केवल तारीखों का या ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने उन मनोवैज्ञानिक और वैचारिक ईंटों को खोज निकाला है जिनसे रविंद्रनाथ का पूरा व्यक्तित्व बना। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही शानदार मिशन है इस चर्चा का, क्योंकि होता क्या है ना, हम अक्सर महापुरुषों को सीधे उनके शिखर पर देखते हैं। हाँ, उनकी सफलताओं को देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन उन छोटी छोटी घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जिन्होंने असल में उनके विचार घड़े थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत सीधे इंग्लैंड की उन सर्द और ठिठुरती सड़कों से करते हैं जहां रविंद्रनाथ अपनी युवावस्था में गए थे। हाँ, इंग्लैंड का वो किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। किताब में एक बहुत ही मार्मिक किस्से का जिक्र है। लंदन की कड़ाके की ठंड है और रविंद्रनाथ सड़क पर एक भिखारी को देखते हैं। उस व्यक्ति के पास मोजे नहीं है, जूते फटे हुए हैं, सीना खुला है और वो ठंड से कांप रहा है। एक कवि का हृदय तो वैसे भी बहुत संवेदनशील होता है। वही तो। ये दृश्य देखकर उनका कवि हृदय पसीज जाता है और वे अपनी जेब से निकालकर उसे एक सिक्का दे देते हैं। लेकिन गलती से वो सिक्का एक गिनी निकल जाता है, मतलब
एक सोने का सिक्का। अरे, सोने का सिक्का? हाँ, अब इस कहानी का असली मोड़ वो नहीं है जो रविंद्रनाथ ने किया, बल्कि वो है जो उस भिखारी ने किया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि इंग्लैंड में उस समय सार्वजनिक रूप से भीख मांगना कानूनन जुर्म माना जाता था। अच्छा जी, इसलिए वो भिखारी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसे लगा होगा कि कुछ पैसे मिल गए हैं, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो एक सोने की गिनी है, तो सोचिए उसने क्या किया होगा। मुझे तो लगता है वो भाग गया होगा। नहीं, वो उसी कड़ाके की ठंड में दौड़ता हुआ वापस आया और उसने वो गिन्नी रविंद्र बाबू को यह कहते हुए लौटा दी कि महोदय, आपने भूल से मुझे ये दे दी है। अरे वाह, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। और ये इकलौती घटना नहीं है। इसके बाद एक और घटना का जिक्र आचार्य जी करते हैं। स्टेशन पर छोटे सिक्के न होने के कारण रविंद्रनाथ ने एक कुली को 1 आने की जगह 1 शिलिंग दे दिया, मतलब 12 आना। हाँ, जो कि तय मजदूरी से काफी ज्यादा था। बिल्कुल, और कुछ ही देर बाद वो कुली भी अतिरिक्त पैसे लौटाने आ गया। क्योंकि अपनी तय मजदूरी से ज्यादा कुछ भी लेना उससे अपने ज़मीर के खिलाफ लगता था। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये चीज हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि पश्चिमी देश पूरी तरह से भौतिकवादी हैं। वहाँ केवल पैसे का बोलबाला है। और इसी बात पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इन घटनाओं का उपयोग करके हमारे अपने समाज को एक बहुत ही कड़वा आईना दिखाते हैं। वो कैसे? वे लिखते हैं कि हम भारतीय खुद को बहुत आध्यात्मिक मानते हैं ना। हम बात बात में कहते हैं कि ये संसार नश्वर है, माया है। हम खुद को धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं। हाँ, ये तो हमारा फेवरेट डायलॉग है। लेकिन व्यवहार में हमारी स्थिति क्या है? आचार्य जी याद दिलाते हैं कि हमारे यहाँ जो सेठ साहूकार होते हैं, वो सब्जी मंडी में भी वजन में डंडी मारते हैं, छोटी छोटी चीजों में मिलावट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे भयानक विडंबना ये है कि इस बेईमानी को हमारे समाज में चतुरता या व्यावहारिक ज्ञान का नाम दे दिया जाता है। कहते हैं कि अरे ये तो बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है। मतलब बेईमानी को हमने टैलेंट बना दिया है। एग्जैक्टली। आचार्य जी का स्पष्ट तर्क है कि इस खोखले आध्यात्मिक दंभ से कहीं बेहतर वो सच्चाईता और ईमानदारी है जो उस समय उन अंग्रेजों के स्वभाव में रची बसी थी। ये एक बहुत ही तीखी लेकिन बहुत ही जरूरी टिप्पणी है। और इंग्लैंड के इसी प्रवास के दौरान रविंद्रनाथ के अंदर एक ऐसा वैचारिक विद्रोह देखने को मिलता है जो सच में हैरान कर देता है। हाँ, जब वो सिर्फ 17 वर्ष के थे। जी, उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर, जो खुद एक जज थे, वो चाहते थे कि रविंद्रनाथ बाबू इंग्लैंड जाकर पूरी तरह से अंग्रेजी रहन सहन सीख लें, कोट पैंट पहने और उसी समाज में घुल मिल जाएं। जो कि उस समय का एक बहुत आम चलन था एलीट परिवारों में। बिल्कुल, लेकिन लंदन की सड़कों पर ये 17 साल का लड़का पूरी तरह से भारतीय पोशाक पहनकर घूम रहा था। और इस फैसले की भारी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। आचार्य जी के पुस्तक में स्पष्ट वर्णन है कि जब वे भारतीय कपड़ों में निकलते थे तो लोग उन्हें तमाशे की तरह देखने के लिए दौड़ पड़ते थे। मतलब सच में दौड़ पड़ते थे। हाँ, बच्चे उनकी हंसी उड़ाते थे, उनके पीछे पड़ जाते थे। कई उदंड लड़के तो उन्हें काला कहकर चिढ़ाते भी थे। इसके बावजूद उन्होंने विलायती कपड़े पहनने से साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ थोड़ा रुक कर सोचते हैं। आजकल के पीयर प्रेशर के दौर में सोचिए जरा, जहाँ लोग बस एक पार्टी में अलग न दिखें इसके लिए अपनी पसंद तक बदल देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक 17 साल का लड़का एक विदेशी जमीन पर खड़ा है, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी वो अपनी पहचान नहीं छोड़ता। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस वैचारिक स्पष्टता की जड़ उस अवलोकन में थी जो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में कर लिया था। अच्छा। आचार्य जी इसे मानसिक गुलामी के संदर्भ में विश्लेषित करते हैं। रविंद्र बाबू ने देखा था कि भारत में अंग्रेज अधिकारी 20-20 साल तक रहते थे, यहाँ की झुलसाने वाली गर्मी और उमस को बर्दाश्त करते थे। हाँ, हमारे यहाँ की गर्मी तो वैसे भी मशहूर है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो अपने भारी और चुस्त यूरोपीय कपड़े नहीं छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी राष्ट्रीयता पर अत्यधिक गर्व था। ये तो सोचने वाली बात है। तो रविंद्रनाथ का तर्क बहुत सीधा था। उनका मानना था कि जब विदेशी हमारे देश में आकर हमारे जैसे नहीं बनते तो हम उनके देश में जाकर उनकी नकल क्यों करें। क्या बात है। ये महज कपड़ों का चुनाव नहीं था,
ये बहुत कम उम्र में पनपे गहरे स्वदेशी प्रेम और आत्मसम्मान की एक बहुत बड़ी घोषणा थी। ये बात सच में दिमाग को झकझोर देती है। इतनी छोटी उम्र में ये अदम्य आत्मविश्वास, ये मानसिक दृढ़ता, कोई भी सोचेगा कि इस लड़के का बचपन बहुत ही सशक्त माहौल में बीता होगा। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि जहां उसे हर कदम पर बहुत इनकरेज किया गया होगा। लेकिन जब हम उनके बचपन की ओर मुड़ते हैं तो हकीकत बिल्कुल उलट है। बहुत ही ज्यादा अलग। एक बेहद रसूखदार और अमीर ठाकुर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनका बचपन किसी भी मायने में आजाद या खुशनुमा नहीं था। एकदम सही कह रहे हैं आप। 1861 में कलकत्ता के सर्वोच्च और धनी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर अक्सर बाहर रहते थे। वो अपने दौरों और साधना में बहुत व्यस्त रहते थे। और उनकी माताजी? माताजी अक्सर बीमार रहती थी। नतीजतन इस विशाल हवेली में बच्चों के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी और दुनिया सब कुछ नौकरों के नियंत्रण में थी। मतलब नौकर ही बच्चों को पाल रहे थे? हाँ, और रविंद्रनाथ घर में सबसे छोटे थे, इसलिए नौकरों का सबसे कड़ा शासन उन्हीं पर चलता था। और यही वो चौक की लकीर वाली बात आती है जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। एक नौकर उन्हें एक जगह बिठाकर उनके चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच देता था। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। हमेशा कहा जाता है, खासकर आजकल की पेरेंटिंग में, कि बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, उन्हें बाहर खेलने देना चाहिए। बिल्कुल, तभी उनका विकास होता है। लेकिन यहाँ एक नौकर की खींची गई कैद ने, उस रिस्ट्रिक्शन ने एक महान कल्पनाशील कवि को जन्म दे दिया है। क्या कभी कभी अत्यधिक बोरियत या एकांत ही असली रचनात्मकता की चाबी होती है? मनोविज्ञान की गहराई में जाएं, तो जब इंसान का दिमाग बाहरी दुनिया से कट जाता है, जब उसके पास कोई बाहरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो वो खुद को जीवित रखने के लिए अपने भीतर की दुनिया का निर्माण शुरू कर देता है। मतलब वो खुद ही अपना यूनिवर्स बना लेता है। एग्जैक्टली। वो चौक की लकीर उनके शरीर के लिए एक भौतिक बाधा जरूर थी, लेकिन उनके दिमाग के लिए वो असीमित उड़ानों का लॉन्च पैड बन गई। वाह। उन्होंने अपनी कल्पनाओं में रंग भरने शुरू कर दिए। खिड़की से दिखने वाले तालाब, पेड़ों और आसमान में उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। इसी एकांत का परिणाम था कि महज 13 वर्ष की आयु में ही उनकी कविताएं छपने लगी थीं। और फिर एक दिन इस बंद कमरे के बच्चे को प्रकृति का सबसे विशाल रूप देखने को मिल जाता है। ये तो वैसा ही था जैसे किसी प्यासे इंसान को अचानक से समुद्र के किनारे ले जाके खड़ा कर दिया जाए। ये बहुत ही खूबसूरत तुलना है। उपनयन संस्कार के बाद जब उनके पिता उन्हें अपने साथ हिमालय की यात्रा पर ले गए, तो वो अनुभव कैसा रहा होगा? वो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो बच्चा एक कमरे की दीवारों और खिड़की के बाहर की छोटी सी दुनिया तक सीमित था, वो अचानक से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, घने जंगलों और झरनों के बीच खड़ा था। ये तो किसी जादू से कम नहीं होगा उनके लिए। आचार्य जी लिखते हैं कि प्रकृति के इस सीधे संपर्क ने उनके अंदर काव्य रचना का ऐसा अथाह प्रवाह खोला जो फिर जीवन भर कभी नहीं रुका। वे घंटों पेड़ों के नीचे बैठकर डायरी लिखते रहते थे, और इस प्राकृतिक प्रेरणा के साथ ही उन्हें वैचारिक खुराक भी मिल रही थी घर पर। बंकिम चंद्र चटर्जी के बंग दर्शन और उनके भाई की पत्रिका भारती के प्रभाव ने उनके दिमाग को दिशा दी। यह एक बहुत ही दिलचस्प विकास यात्रा है। एकांत ने उन्हें सोचना सिखाया, प्रकृति ने उन्हें विशालता दी और साहित्य ने उन्हें शब्द दिए। बिल्कुल। लेकिन फिर उनके परिवार ने तय किया कि उन्हें बैरिस्टर बनना चाहिए, और इसके लिए उन्हें यूरोप भेज दिया गया। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। मिल्टन, बायरन जैसे महान लेखकों को पढ़ने वाले रविंद्रनाथ के मन में यूरोप की एक बहुत ही आदर्श छवि थी। हाँ, एकदम परफेक्ट तस्वीर थी उनके दिमाग में। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वो भ्रम बहुत बुरी तरह से टूट गया। यूरोप को लेकर उनकी जो भी रोमानी कल्पनाएं थीं कि वहाँ के लोग बहुत सुखी होंगे, वे जमीनी हकीकत देखकर चकनाचूर हो गईं। उन्होंने खुद दर्ज किया है कि पेरिस और लंदन में उन्होंने क्या बड़ी में है, हर कोई बस मशीन की तरह भागे जा रहा है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प। फिल्टर्ड परफेक्ट तस्वीरें देखते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। एग्जैक्टली। हम वो परफेक्ट फोटो देखते हैं, लेकिन जब असल में वहां जाते हैं तो असली संघर्ष दिखता है, गंदगी दिखती है। रविंद्र बाबू ने 19वीं सदी में यूरोप का वो अनफिल्टर्ड सच देख लिया था। ये तुलना बहुत सटीक है। उन्होंने देखा कि एक तरफ पेरिस और लंदन में शाही होटल और महलों का अत्यधिक दिखावा है, और ठीक उसी के बगल में भयंकर गरीबी और अभाव है।
मतलब अमीर और गरीब के बीच की वो खाई उन्होंने बहुत करीब से देखी। बिल्कुल। ऐसे लाखों लोग थे जिनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि जो यूरोप का जीवन केवल मशीनी हो गया है, जहाँ हड़बड़ी ही हड़बड़ी है, लोगों ने बहुत अच्छे से एआई की समरी को जाना। अभी समय तो काफी कम है, अगर किसी का कोई विचार हो तो टच कर लें, कोई विशेष बात किसी के मन में हो, नहीं तो फिर हम लोग। स्वाति दीदी आप कुछ बोलेंगी? आदरणीय स्वाति दीदी, ये इतनी ही चली क्या, पूरी नहीं चली? दीदी हो तो गई पूरी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक आध लाइन और होगी, थोड़ी सी रह गई, बस एंड तक आ गई, जहाँ तक पढ़ा है वो पूरा ले लिया उन्होंने। पर अच्छा थोड़ा तो नहीं, 18 मिनट था, 12 मिनट ही चली। हाँ हाँ बस टेक्निक जानना चाह रही, टेक्निकल प्रॉब्लम में। एक मिनट देखिए, जरा कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे, एकदम खाली कमरे के बीचों बीच वो बच्चा बिल्कुल सहमा हुआ बैठा है। कितना है लिखा, कितना आ रहा है? 12 12-29। हाँ, इसमें 12-29 दिखा रहा है, और वहां पर ब्रॉडकास्टर में जाके देखो तो उसमें 18 दिखा रहा है। हाँ, ये हाँ तो वो दीदी थोड़ा सा वही रह गया ना, वो बाद में बोलते हैं ना, थोड़ा सा प्रश्न वगैरह डालते हैं तो हाँ हाँ, डाउनलोड पूरा शायद डाउनलोड नहीं हो पाया होगा, इसमें नहीं हो पाया होगा, कंप्लीट नहीं हुई है। और उसमें और भी बातें आएंगी, जैसे भाई ये जो वो बताते हैं। इसमें और भी चीजें समझने की, कि मतलब हम उसके कंसेप्ट को पकड़ना है, कि जो उन्होंने खाई देखी फिर क्या हुआ, फिर उनके मन में ये जो भ्रम टूटा। और आप देखो उस जमाने में लॉयर वाला जो फील्ड था वो बहुत ज्यादा ग्रो किया था, और जितने भी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, गांधी जी हो गए, है ना, कितने लोग सब लॉ की तरफ गए हैं। अपना क्या नाम से श्री अरविंदो हुए, इनके मतलब वो उसी के थ्रू, क्योंकि अंग्रेज लोग यही चाहते थे, जो क्लर्क है, बाबू है, लॉयर है। लॉयर इसलिए ज्यादा तैयार हो रहे थे क्योंकि भारतीयों की को अंग्रेजी लॉ वगैरह समझाना, उसमें करियर ग्रो कर रहे थे बहुत ज्यादा उस समय डिमांड इस चीज की, और गुलामी की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अंग्रेजों का हिसाब किताब चल रहा था। आज देखो, जब मैं देखती हूँ तो ये विडम्बना की, मतलब उन लोगों ने जो फसल बोई थी वो कितनी उगती चली जा रही है। उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो सोच थी कि हम लोग को गुलाम बना के रखना, तो आज उन्होंने कायदे से गुलाम बना के रखा हुआ, आज भी बने ही हुए। पर ऐसा है कि उनके ऊपर परमात्मा का जो पावर है वो ज्यादा तेजी से काम करता है, तो सभी लोग वहां से फिर यू टर्न लेते हैं। जब उनकी सच्चाई पता चलती है, हमारे जैसे लोग भी हैं, और वो जो चकाचौंध है, ये आजकल अच्छा समझाते हैं इंस्टाग्राम और रियल वर्ल्ड। इंस्टाग्राम को बोलते हैं हम लोग, पहले यूट्यूब बोलते थे, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सेल्फी मोड है, ये सब क्या है, इनमें दिखावटी ज्यादा होता है, और रियल फेस जो होता है, असली मुखड़ा जो होता है, वो अलग ही होता है। तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही थी। मुझे लगता है हम दोपहर में और अच्छे से इसको समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं समरी कर रही हूँ, असल में मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, तो अपलोड नहीं कर पाई थी, दिक्कत हो रही थी। मैं काम को कर ही रही थी, पीडीएफ वगैरह बनाए, मैंने 4 टुकड़े किए, सब करा है, 3 टुकड़े किए। तो अब हम लोग उनके जीवन से सीखे। सबसे अच्छी बात तो मुझे बहुत ही सुंदर जो बात बताई, वो ये बताई कि वो चौक वाली, कि उनको एक घेरे के अंदर बंद करके रख दिया। अभी विद्यांशी मेरे साथ है, 10वीं पास करके आई बच्चे, वो यहाँ बोर हो रही, मैं शुभी क्या आई, तो उसकी बराबरी का कोई है नहीं। मैंने एक चीज और सीखी कि बच्चे जब बराबर वालों के साथ होते हैं, तो उनके साथ खेल रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो बराबरी के लोग होने चाहिए। अब वो बच्ची सवेरे से बार बार बच्चे सो रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। एक प्रकार से वो बोल नहीं रही कि मैं बोर हो रही हूँ, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, वो बेसिकली बोर हो रही। तो क्या करे वो, तो ज्यादा के सो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या काम, उसे मैं बोलूँ कि तुम कुछ काम करो। अब शुभी के, मैं भी शुभी के ही घर में हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो बहुत काम रहते हैं,
और वेब स्वाध्याय का ही है, मुझे अभी ये जब करना है, फिर मुझे अपलोड करना है, कुछ कुछ लगा हुआ है, माइंड में थॉट चल रहा है। फिर अचानक से एक बहुत ही प्यारी चीज सीखने को मिली मुझे, जो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही वाइब्रेशन से शायद आई। वो मेरे पास ऐसी बैठी, मैंने कहा क्या तुम ऐसे सो रहे हो, बात बार उठो से कुछ करो, क्या करें, मैं कैसे उसे बताऊं कि क्या करें। मैंने सोचा मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या करूं। मैं तो सोती नहीं, मैं सो नहीं सकती ऐसे खाली टाइम में, तो मैं कुछ ना कुछ करूंगी। अब दूसरे घर में मैं क्या करूं, तो देखो काम ढूंढो। अभी मैं टेढ़ी गई थी, एक बाबूजी में से बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि मैं काम चोर हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी शायद शेयर किया, काम को मैं चुराता हूँ, इधर उधर काम ढूंढो और उसको चुरा लो मतलब उसको करो। काम चोर मत बनो कि काम नहीं करे। पता नहीं ये काम चोर वर्ड कैसे आया, लेकिन काम को चुराना, काम से कीमत चुराओ, काम को ढूंढो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ भी करो, पूछो, बातें करो, कुछ क्रिएटिव करो। तो यही आज दर्शन मिला कि वो चौक के अंदर, गोले के अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया और वो अंतर जगत में, मानस लोक में दौड़े और वो इतने सुंदर कवि के रूप में विकसित हो गए। तो आदमी को खाली शरीर को बैठाना है, मन को नहीं। मन के घोड़े दौड़ेंगे, विचार दौड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर परम पूज्य गुरुदेव जैसे दार्शनिक लोग जो हुए, कितना प्यारा ज्ञान दिया, वो भी कितना महत्वपूर्ण है, ये हम लोग को आज समझ में आया। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम ले लेते हैं आहुतियों का क्रम। सरू दीदी, आप आहुतियों का क्रम ले लिया, समय नहीं है विचारों के लिए, तो आप आहुतियों का आगे का दोपहर में सुनते पढ़ेंगे और विसर्जन नहीं करना। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में हम सभी ने जाना। आइए आगे आहुतियों के क्रम के लिए चलते हैं। तो जी अनुपमा देवी दीदी जी। जी अनुपमा दीदी, आप सत्संकल्प पाठ बोलें। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा आज हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाना समझा। उनके घटना जो कि उनको अंतर्मुखी बना दी और ये कितना अच्छा अपना साहित्य रचना में, काव्य रचना में लग गए। आज हम लोगों का सत्संकल्प नंबर 15 है। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। हमारे गुरुदेव के आदर्श जो है, संविधान जो है, जो उन्होंने हम लोग को समर्पित किया है, दिया है, उसमें ये है कि सज्जन लोग जो होते हैं अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि नहीं, आप एक संगठन बनाइए, संगठित होकर रहिए, ताकि अगर समाज में किसी तरह की कोई अनीति चल रही है तो उसमें सब मिल करके उस अनीति को दूर करने का हम सब संकल्प लें और उस अनीति को, जो अवांछनीयता है, उसको दूर करें हम सब मिल करके। और नव सृजन जो है, जो युग निर्माण के नव सृजन की गुरुदेव ने संकल्पना दी है, धरती पे स्वर्ग का अवतरण का जो उन्होंने नियम और विधि बताए हैं समाज को सुधारने की, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ना, हम सब मिल करके संगठित होकर के अनीति को दूर भगाएं और नव सृजन करें। यही इस आज के संकल्प का ये है दीदी। एक बार मैं इसमें पूरी रुचि ले करके हम सब मिल करके खुशी से और पूरी जोश के साथ इसमें हम सबको मिलके करना चाहिए। यही बातें यहाँ बताई गई है।
भक्तजनों को संगठित करने, अनिधि से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम दीदी। जी अनुपमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी पढ़ना दीदी, आप गायत्री महामंत्र के माध्यम से आहुति शुरू करें। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानने को मिला। आइए गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। आज के स्वाध्याय को समझने और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ आइए गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। आज जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, उनके मंगलमय जीवन के लिए एवं उज्जवल भविष्य के लिए, जिन भाई बहनों का विवाह दिवस है, उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और अस्वस्थ परिजनों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए एवं समस्त गायत्री देव परिवार के आध्यात्मिक उन्नतियों के कल्याण की महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदम दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने शरीर तोड़ दिया है, उनकी आत्मा शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम नो मित्र तन्नो इदं दिवंगतात्मनः शान्त्यर्थम्। ओम नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्यर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं नमः। पर्यावरण संशोधनार्थम आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं नमः।
शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के मनों में शांति हो। आइए इसी भाव शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षुगं शांतिः देवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी देव शक्तियों को भावना नमन वंदन करते हैं। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिक्षरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जय गुरुदेव। आप सभी अपनी निरंतरता नियमितता इस प्रकार बनाए रखिए। आइए आगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में जानेंगे। ऋतंभरा विश्वाध्याय में सभी वहाँ उपस्थित रहेंगे। सभी प्रणाम का क्रम करेंगे।